सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर, जिसमें आपके पेपर है राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति के मूल आधार। यानी एक पेपर जो ये चलता है राजनीतिक सिद्धांत और एक चलता है राजनीति के मूल आधार। दोनों ही पेपर सेम है, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई एक दो पार्ट का अंतर है, बाकी सारे पार्ट जो सेम है। तो यानी दोनों जो कॉमन है, राजनीति के मूल आधार या राजनीति के सिद्धांत, बीए प्रथम वर्ष और आपके फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान का। इसका पहला पार्ट है राजनीतिक सिद्धांत का आशय, प्रकृति और महत्व। इसमें से एक प्रश्न आपके निश्चित रूप से हमेशा आया करता है, इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस पार्ट को हमें अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। और इस पार्ट में से किस प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं, उनका उत्तर आप किस प्रकार दे सकते हैं, देंगे, इसके लिए हम पहला भाग आज पढ़ेंगे। इसके दो भागों में इस पार्ट को पढ़ाया गया है और दोनों ही भाग जो है वो लगभग अपलोड से हैं। जैसे ये आज पहला भाग अपलोड हो जाएगा, तुरंत इसके बाद सेकंड भाग भी इसका अपलोड हो जाएगा। पार्ट कैसा लगता है जरूर मुझे बताइएगा, यानी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पार्ट कैसा लगा और पार्ट में आपने क्या सीखा। यानी आपके लिए जो सिलेबस है वो समय पर हो जाए, इसके लिए आप क्लास को ज्वाइन करते रहें। इसके पार्ट के कुल 2 वीडियो होंगे जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको सारे विषयों के लेसन मिल जाएंगे, चाहे आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख लो, पॉलिटिकल की देख लो, ज्योग्राफी की देख लो, चाहे हिंदी साहित्य की देख लो, जनरल हिंदी की, जनरल इंग्लिश की, यानी जितने भी जो विषय हैं उन सभी विषयों की प्लेलिस्ट है वो आपकी बनाई गई है। और टेलीग्राम लिंक है वो भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी उसमें करवा दिया गया है। अबाउट सेक्शन में आप जाकर के देख लीजिए। अब देखिए पहला पार्ट आपके राजनीतिक सिद्धांत का आशय, प्रकृति और महत्व। राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है। इसको यदि हम लिखेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की प्रथम आवश्यकता है। इसे राजनीतिक दर्शन कहते हैं, राजनीतिक चिंतन कहा जाता है, राजनीतिक विचार कहा जा सकता है। इस प्रकार के समानार्थी शब्दों का उपयोग किया जाता है। क्या राजनीतिक सिद्धांत या इस राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचार, ये शब्द उपयोग में लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का आशय क्या है, इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। तो हम एक दो विद्वान की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंड्रयू हैकर की परिभाषा देखते हैं कि एंड्रयू हैकर राजनीतिक सिद्धांत को किस प्रकार मानते हैं। एंड्रयू हैकर कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक और अच्छे राज्य और अच्छे समाज के सिद्धांतों की निष्पक्ष खोज है, दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ के ज्ञान की निष्पक्ष खोज का समन्वय है। यानी एंड्रयू हैकर का कहने का अर्थ है कि राजनीतिक सिद्धांत एक अच्छे राज्य और अच्छे समाज की खोज करता है, और दूसरी बात है ये समाज के यथार्थ ज्ञान की एक निष्पक्ष खोज करता है, उनका समन्वय। राजनीति में और समाज में क्या समन्वय है, इसकी खोज भी करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि राजनीति जो है, यानी इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीति जो है या राजनीतिक सिद्धांत जो है एक राज्य, समाज और एक यथार्थ समाज की खोज करता है, उनका समन्वय करता है। प्रोफेसर कोकर क्या कहते हैं, प्रोफेसर कोकर इसके बारे में कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण उस समय होता है जब राजनीतिक सरकार और इसके स्वरूप एवं गतिविधियों का अध्ययन केवल वर्णन करने, तुलना करने तथा त्वरित और अस्थायी प्रभावों के संदर्भ में आकलन करने मात्र के लिए नहीं किया जाए। यानी राजनीतिक सिद्धांत उस समय बनता है जब यानी अपने जो राजनीतिक जो सरकार की या समाज की जो गतिविधियां हैं उनका केवल अध्ययन ही नहीं किया जाता, वरन तथ्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाए और मनुष्यों की सतत आवश्यकताओं, इच्छाओं और मतों के संबंध में समझा जा सके, जिसका मूल्यांकन किया जा सके, उसे राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ ये माना है इन्होंने कि राजनीतिक सिद्धांत है वो मनुष्य की सतत आवश्यकताओं का, इच्छाओं का और मतों को आपस में समझने की एक प्रक्रिया है जिसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। आपके ये राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा थी। अब राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित आपके प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्या है। भाई राजनीतिक सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत की से आप क्या समझते हैं, ऊपर वाले आप लिख सकते हैं उनके उत्तर, यानी जो परिभाषाएं हैं एंड्रयू हैकर की और प्रोफेसर कोकर की दी हुई। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता देखिए क्या है। हमारे अध्ययन के किसी भी विषय को एक स्वायत्त अनुशासन बनाने के लिए उसमें स्वयं को दिशा निर्देश तथा विकसित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। कोई भी अपना जो विषय होता है, अध्ययन जो होता है, एक स्वतंत्र
अनुशासन के लिए आवश्यक है कि उसका अपना विषय क्षेत्र स्पष्ट और निश्चित हो। समझ रहे हैं आप? यानी स्वतंत्र अनुशासन के लिए, अर्थात यूं कह सकते हैं कि यूं अपन समझ सकते हैं कि मानव अनुशासन है या मानव समाज है या मानव के रहन सहन का जो तरीका है, उसके लिए क्या आवश्यक है कि अपना एक क्षेत्र स्पष्ट हो, निश्चित हो, उसकी मान्यताएं हो, उसकी मान्यताओं के साथ साथ एक अध्ययन संबंधी मान्यताएं हो, विकसित पद्धतियां और प्रविधियां हो। इन सब के अतिरिक्त उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसके पास एक अनुभव विकसित और एक रचनात्मक सिद्धांत हो। अनुभवात्मक, विकसित और रचनात्मक सिद्धांत होना जरूरी है। ये मानव समाज की, मानव राजनीति की एक प्रथम आवश्यकता है। केवल वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग मात्र से अथवा तथ्यों आदि के विषय में पर्यवेक्षण करने से अथवा वर्णन या भविष्य कथन से कोई एक विषय शैक्षिक अनुशासन नहीं बन जाता। यानी जब हम किसी भी पद्धति का प्रयोग करेंगे या उसके तथ्यों का अध्ययन करेंगे, उसका पर्यवेक्षण करेंगे, वर्णन करेंगे, भविष्य कथन करेंगे, तो उससे एक शैक्षिक अनुशासन नहीं बन जाता। उसके पास अपना एक सुविकसित सिद्धांत होना चाहिए। यानी सिद्धांत क्या है कि वो सिद्धांत लिखे होते हैं तो फिर उसके अनुसार उसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र अनुशासन बनाने की दिशा में एक पुरजोर संघर्षरत है। आधुनिक राजनीति सिद्धांत जो है राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र और अनुशासित बनाने की दिशा में एक संघर्ष है। डेविड ईस्टन ने राजनीति शास्त्र में सिद्धांत की भूमिका और उसके महत्व पर विशेष बल दिया। डेविड ईस्टन ने, उन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकताओं की ओर राजनीति शास्त्रियों को आकर्षित किया सबसे पहले। यानी डेविड ईस्टर ने जो है राजनीतिक सिद्धांत की क्या आवश्यकता है और राजनीति शास्त्रियों को उन्होंने ये बतलाया कि इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत बनाए जाने चाहिए। ईस्टन के अनुसार सिद्धांत का निर्माण राजनीति शास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान बनाने की एक आवश्यक शर्त है। सिद्धांत का अर्थ राजनीति विज्ञान जो है या राजनीति शास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान की श्रेणी में रखने वाला है, और इसके अभाव में राजनीति शास्त्र जो है व्यक्तित्वहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यक्तित्वहीन हो जाता है। राजनीतिक सिद्धांत को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। अब हम इनको पढ़ेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से भिन्न है। कैसे है? परंपरागत राजनीति शास्त्र में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मूल्यों पर चिंतन किया जा रहा है। व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन एक ही वस्तु के दो नाम थे। व्यवहारवादी जो क्रांति हुई थी, व्यवहारवाद का जब उद्गम हुआ था, उस व्यवहारवाद को हम पढ़ेंगे जब हम पूरा पता चल जाएगी व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है। तो व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व जो है राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन दोनों एक ही चीज थे। लेकिन प्लेटो, अरस्तु, लोक, हिगल, ग्रीन, ये जो है यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विधिवेता हैं। प्लेटो, अरस्तु, लोक, हिगल और ग्रीन, ये भी महान दार्शनिक थे, महान चिंतक और सिद्धांतकार भी थे। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में दूसरा अंतर यह है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दर्शन पर बहुत अधिक आश्रित था। अब कतिपय विद्वान इसे दर्शन का एक उपक्षेत्र मानते हैं। पहले तो यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है वो दर्शन पर ही सबसे ज्यादा आधारित था, लेकिन अब जो है वो कहते हैं कि ये दर्शन का एक उपक्षेत्र है, यानी इसको दर्शन शास्त्र हम नहीं मान सकते। आधुनिक व्यवहारवादियों के अनुसार सिद्धांत केवल व्याख्या तक सीमित है और इस व्याख्या के अनुसार विकसित शास्त्रों में भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत नियोजन या उपचार का कार्य भी करता है। यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो बनाए जाते थे, सरकार कैसे चलती है, अगर सरकार के सामने ये समस्या आती है तो इसका उपचार भी ये हो सकता है, इसकी नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए। लेकिन अभी ये कहते हैं कि हाँ, व्याख्या कर सकते हैं, हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अर्थात यदि नागरिक के स्वतंत्रता ध्येय है तो शक्ति पृथक्करण आवश्यक है। यदि न्याय पर आधारित राज्य चाहिए तो दार्शनिक राजा होना चाहिए। इस प्रकार के परंपरागत राज्यों या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के ये नियम थे। तीसरा अंतर इसमें यह हो सकता है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र इससे भी अधिक व्यापक था। वह मूल्यांकन भी करता है और यह भी बताता है कि क्या होना चाहिए, अर्थात नागरिक स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित राज्य अधिक मूल्यवान है, यानी आदर्श है। उन्होंने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित राज्य अधिक मूल्यवान और आदर्श है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य व्याख्या नहीं था, वरन मूल्यांकन है।
परंपरागत दर्शन का नैतिकता और मूल्यों से घनिष्ठ संबंध होता है, यह संबंध है। आधुनिक व्यवहारवादी राजवैज्ञानिकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका थोड़ी भिन्न है। भूमिका जो है वो कैसी है? भिन्न है। कैसे? राजनीतिक सिद्धांत में समाहित नियमों और सामान्यीकरण का इंद्रिय अनुभविक निर्देशन होना आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका भिन्न कैसे? राजनीतिक सिद्धांत में जो नियम है उन नियमों में इंद्रिय अनुभव की, यानी अपनी जो इंद्रियां हैं उनका अनुभव का निर्देशन होना आवश्यक है। यानी केवल सिद्धांत बना दिया, सिद्धांत के अनुसार उनका व्यवहार में काम आना जरूरी है और उसका राजविज्ञान के साथ उसी प्रकार अभिन्न संबंध होना चाहिए जिस प्रकार न्यूटन या आइंस्टीन के सिद्धांतों का संबंध भौतिकी से है। न्यूटन या आइंस्टीन के जो सिद्धांत है भौतिक विज्ञान से संबंधित और उनकी जो भविष्यवाणी भी सटीक बैठती है, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत भी सटीकता से जुड़ा होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। व्यवहारवादियों के अनुसार सिद्धांत की भूमिका मूल्य, नैतिकता या आदर्श स्थापित करने के लिए नहीं है, वरन परिघटना या तथ्यों का सामान्यीकरण का व्यवस्थीकरण और इसके साथ साथ व्याख्या करना, संभव हो तो भविष्यवाणी करना है। देखिए, आधुनिक राजनीति विज्ञान वाले क्या कहते हैं कि जैसे सिद्धांत की भूमिका में मूल्य, नैतिकता या आदर्श इनका स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तथ्य या कोई घटना होती है तो उसका व्यवस्थीकरण करना, उसका सामान्यीकरण करना, उसका विश्लेषण करना, उसकी व्याख्या करना और उसके संबंध में आगे भविष्यवाणी करना, यहां तक ही है। अगला, अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, राजनीति विज्ञान में सिद्धांत और सिद्धांत निर्माण का क्या महत्व है? राजनीति विज्ञान में सिद्धांत क्या है और सिद्धांत निर्माण का महत्व क्या है, इसके बारे में बताइए। सिद्धांत से पहली बात अभिप्राय क्या है? तो इसके लिए यानी काइडन नाम के जो वैज्ञानिक है उन्होंने सिद्धांत को सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक उपकरण माना है। काइडन कहते हैं कि सिद्धांत जो है सभ्य मानव जाति की प्रगति का एक आवश्यक उपकरण है। सभ्य मानव जाति है तो वो अपना सिद्धांत बनाएगी। सिद्धांत कौन सी मानव जाति बनता है? सभ्य होती है उसमें। और कोहन लिखता है कि यह शब्द एक खाली चेक के समान है जिसका संभावित मूल्य उसके उपयोगकर्ता और उसके उपयोग पर निर्भर है। खाली चेक होता है, अब खाली चेक किसी को दिया जाता है और वह खाली चेक पर कितना मूल्य भरता है, उसी प्रकार सिद्धांत भी उसी तरह काम करता है। सिद्धांत की उत्पत्ति क्या है? देखिए, सिद्धांत की उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई है। किससे हुई है? थ्योरिया से हुई है और उस थ्योरिया का अर्थ होता है समझने की दृष्टि, चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से है जो कि उस वस्तु के अस्तित्व एवं कारणों को प्रकट करती है। थ्योरिया शब्द जिसका अर्थ होता है समझने की दृष्टि या चिंतन की अवस्था, जिससे जो है हमारी मानसिक दृष्टि से हम उसको कितना समझ सकते हैं। अर्नाल्ड ब्रेखट जो है वो सिद्धांत को कहते हैं कि सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी परिदृश्य की सामान्य और अमूर्त रूप व्याख्या करने की कोशिश के लिए किया जाता है। कोई भी परिदृश्य है उस या अमूर्त रूप से उसकी व्याख्या करना, ये सिद्धांत है। दृष्टिकोण या उपागम क्या है? देखिए, प्रश्न आ जाता है दृष्टिकोण क्या है या उपागम क्या है। दृष्टिकोण को होता है, उपागम को कंसेप्ट कह सकते हैं। तो उपागम क्या है? उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां और अनुसंधान द्वारा ली गई आधार सामग्री आती है। दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय लिया जाता है। दृष्टिकोण का अर्थ क्या हुआ? दृष्टिकोण का अर्थ हुआ कि कोई भी समस्या है और उस समस्या का चुनाव किया गया और चुनाव के आधार पर उन चुनाव में कौन कौन सी कसौटियां आई, उनमें कौन कौन से अनुसंधान लिए गए, उन अनुसंधानों के लिए क्या क्या सामग्री चयन की गई। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के मानक जो विचार विमर्श के लिए आधार सामग्री प्रस्तुत करते हैं उनको दृष्टिकोण या उपागम कहा जाता है। और दृष्टिकोण का अगला जो चरण होता है वो सिद्धांत होता है। दृष्टिकोण का अगला चरण क्या होता है? सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। देखिए, दृष्टिकोण तो पहले कंसेप्ट बनाया। कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से थोड़ा आगे निकल जाता है और उनकी एक रूपरेखा बन जाती है, तो वो क्या कहलाता है? सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है। मिहान जो है, मिहान ने सिद्धांत किसे कहा है? मिहान के अनुसार सिद्धांत मूल रूप से एक विचारात्मक उपकरण है जिससे राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है।
राजनीतिक जीवन के जितने भी तथ्य हैं उनको सुव्यवस्थित करने के लिए, क्रमबद्ध करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत या सिद्धांत काम में लिया जाता है। कार्ल पोपर सिद्धांत के बारे में कहते हैं कि सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिससे जगत को पकड़ा जाता है और उसको समझा जाता है। अर्थात संसार को पकड़ने के लिए, जगत को पकड़ करके समझने के लिए जिन चीजों का, जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जाल का उपयोग किया जाता है, उसे सिद्धांत कहा जाता है। ईस्टन ने सिद्धांत को परस्पर संबंधित प्रस्तावों का एक समूह बताया है। उसने कहा कि परस्पर जो जितने भी प्रस्ताव है, उन प्रस्तावों का समूह है, उनका जो ग्रुप है, उसको सिद्धांत कहते हैं। और जिससे सामान्यीकरण के एक असंगठित ढांचे में सम्मिलित विचारों को सम्मिलित करने के लिए बताया है। तो इस प्रकार हम सिद्धांत की सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि सिद्धांत एक विश्लेषणात्मक युक्ति है जिनकी सहायता से तथ्यों की व्याख्या की जा सकती है, विषय के रूप में पूर्व कथन किया जा सकता है और परस्पर संबंध नियमों का समूहीकरण किया जा सकता है, यानी संबंध के रूप में नियम बनाए जा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ इसकी परिभाषा। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और परिभाषा क्या है? राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और परिभाषा है क्या? देखिए, राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करना बहुत कठिन कार्य है। क्या है? बहुत कठिन कार्य है। राजनीति शास्त्र के विभिन्न विद्वानों ने इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। किस प्रकार की है? इसको विभिन्न संदर्भों में लिया है। और यदि वास्तविकता के धरातल पर देखा जाए तो राजनीतिक शास्त्र के जो विज्ञान के जो विधिवेता है, राजनीतिक सिद्धांत के जो राजनीतिज्ञ हैं, उनको दो भागों में रखा जा सकता है, परंपरागत राजनीतिज्ञ और दूसरा आधुनिक राजनीतिज्ञ। जिस प्रकार परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत है, उसी प्रकार इनको भी किया जा सकता है। तो देखिए, परंपरागत सिद्धांत क्या है? परंपरागत का अर्थ है कि जो विद्वान राजनीतिक सिद्धांत को चिंतन, दर्शन या परंपरा का पर्याय मानते हैं, उन्हें परंपरागत विद्वानों की श्रेणी में रखा जाता है। आधुनिक श्रेणी में वो अनुभववादी विद्वान हैं जो अपने व्यक्तिगत मूल्यों और मानकों को पृथक विचारधारा रखते हुए एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। व्यक्तिगत मूल्यों और मानकों को अलग रख करके एक नई विचारधारा का निर्माण करते हैं, एक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, उनको आधुनिक सिद्धांत के रूप में रखा गया है। एंड्रयू हेकर कहते हैं कि जहां परंपरागत संदर्भ में इसका अर्थ राजनीतिक विचारों के इतिहास से है, वहीं दूसरे अर्थ में यह राजनीतिक व्यवहार का यथार्थवादी और व्यवस्थित अध्ययन है, जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार संबंधी तथ्यों की खोज की जाती है, उन्हें व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करके उनकी व्याख्या की जाती है। जॉर्ज एच सेबाइन जो है, वो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उस प्रत्येक वस्तु से है जो राजनीति से संबंधित है अथवा जो राजनीति के लिए प्रासंगिक है। यानी कहने का अर्थ है कि राजनीतिक सिद्धांत को संबंध जो है, राजनीति के लिए जो भी चीज आवश्यक है, उन सभी से संबंधित उसका संबंध है। डेविड हेराल्ड जो है, वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन, जिसमें सरकार, राज्य, समाज, मनुष्यों की राजनीतिक क्षमता की प्रकृति, उद्देश्य और प्रमुख लक्षणों का विवरण निहित होता है, के संदर्भ में अवधारणाओं और सामान्य धारणाओं का जटिल जाल है। डेविड हेराल्ड कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक जीवन, और राजनीतिक जीवन में क्या क्या आते हैं? राज्य आता है, समाज आता है, मनुष्य आता है, सरकार आती है। इन सब की प्रकृति क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनके लक्षण क्या है, इन सभी का अध्ययन करना राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय है। कैटलिन कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों शामिल है। कैटलिन कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, इसमें राजनीतिक दर्शन का भी अध्ययन होता है, राजनीतिक विज्ञान का भी अध्ययन होता है। अगर प्रश्न आ जाता है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादक के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। प्लेटो से लेकर के कांट, हीगल, ग्रीन तक राजनीतिक सिद्धांतों को सदैव आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में प्रतिपादित किया गया। यूं कह सकते हैं कि प्राचीन जो जितने भी राजनीतिज्ञ हैं या राजनीतिक सिद्धांतकार हैं या राजनीति विज्ञान के जानकार हैं, उन सभी में जैसे प्लेटो है, प्लेटो से लेकर के कांट तक, उसके बाद जैसे हीगल है, ग्रीन है, ये सभी जो है राजनीतिक सिद्धांत को एक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र मानते हैं। अब उन्हीं के सिद्धांत को परंपरागत सिद्धांत कहा गया है। और परंपरागत राज्य सिद्धांत में मूल्यों, आदर्शों, परम तत्वों, इनको सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत है,
अरस्तु का मध्यम प्रजातंत्र है, लोक का प्राकृतिक कानून है, रूसो की सामान्य इच्छा है। ये सभी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के उदाहरण हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के उदाहरण हैं। अगर हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है इसकी विशेषताओं के बारे में देखें कि इसको डिटेल में समझें कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, तो राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषताओं के संबंध में हम देखें तो सिद्धांत में मूल्यों और मान्यताओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसमें मूल्य और मान्यताएं है सबसे ज्यादा महत्व रखती है। इसमें प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मार्क्स ये प्रमुख विचारक है, वो इससे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतकार माने जाते हैं। प्लेटो, अरस्तु, रूसो और मार्क्स। दूसरी इसकी विशेषता है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत प्राय बौद्धिक है, ये तर्क और निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित है। इसी कारण वे यथार्थ और व्यवहार से अलग है। यथार्थ और व्यवहार से अलग है। यथार्थ में क्या हो रहा है, व्यवहार में मानव के व्यवहार में क्या आ रहा है, इन पर विचार नहीं करते। इनमें इन्होंने जो तर्क बनाए हैं, इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनके आधार पर मानव को ढलना है। मानव के अनुसार राजनीति को इन्होंने डाला है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है निष्कर्ष, गणितीय परिमाणन, तथ्य संग्रह, परिवेक्षणात्मक सत्यापन, सर्वेक्षण जैसी पद्धति विज्ञान की तकनीकी विधियों पर आश्रित नहीं है। इनमें एक दो सिद्धांतों का निष्कर्ष नहीं है, गणितीय परिमाणन नहीं है, अर्थात उनमें गणना नहीं की जाती या उनमें या उनका जैसे मान लो आकलन नहीं किया जाता, और तथ्य होते हैं उनका कोई संग्रह नहीं होता, उनका परिवेक्षण नहीं होता, उनका सत्यापन नहीं होता, उनका सर्वे नहीं होता कि जो सिद्धांत बनाया गया वो सिद्धांत कितना सटीक है। और इसी कारण से ये क्या है कि तकनीकी विधियों पर आश्रित नहीं है। विज्ञान की जो तकनीकी विधियां हैं उन पर आश्रित नहीं है। और परंपरावादी राजनीतिक विचारकों की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? सबसे बड़ी दुर्बलता है वे मूल्यों, नैतिकता, आदर्शों, परम सत्य आदि पर विचार करते समय धर्म और दर्शन में डूब जाते हैं। मूल्यों पर, नैतिकता पर, आदर्शों पर, सत्य पर विचार करना ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर धर्म और दर्शन पर डूब जाते हैं। धर्म और दर्शन पर डूबने से क्या है कि व्यक्ति गौण हो जाता है और उनके सिद्धांत मैन बन जाते हैं, और वे राजनीति की ठोस भूमि को त्याग करके कहां चले जाते हैं? कल्पना लोक में चले जाते हैं। ये है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। अगर प्रश्न आता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए, तब क्या लिखेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है अनुभववाद और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। अनुभव पर आधारित है, व्यवहार पर आधारित है, वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है, और ये मानव व्यवहार के यथार्थ अध्ययन से निश्रित है। ये मानव का जो व्यवहार का जो अध्ययन है उससे जो निकले हुए सिद्धांत है उन्हीं को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहा गया है, और ये मूल्यों की बजाय तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। यह राजनीति को दर्शन, कल्पना और इतिहास से दूर ले जाकर के एक विज्ञान बनाने का प्रयत्न है। इसके समर्थक है चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड कुर्सवेल, रॉबर्ट टेल, आमंड और कार्ल डायच। ये सभी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। देखिए ये कितना सटीक हुआ है। अगर मान लो इसमें इस प्रकार पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है, राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत में अंतर क्या है, तो इस अंतर को हम समझने के लिए इस प्रकार समझेंगे कि राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक है, राजनीतिक सिद्धांत से बड़ा विषय है। राजनीति विज्ञान इतना अधिक व्यापक है कि इसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन, व्यवहारिक राजनीति, सरकार, राजनीतिक संगठन, राजनीति को प्रभावित करने वाले अराजनीतिक संगठन, सब कुछ आ जाता है। यूं कह सकते हैं कि मानव की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी की सारी राजनीति विज्ञान के अध्ययन के घेरे में आ जाती है, राजनीतिक सिद्धांत में वो चीजें नहीं आती है। दूसरी बात है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत भी और व्यवहार भी है। और तीसरी बात है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कल्पनात्मक और अनुभवात्मक दोनों सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जिनका प्रतिपादन वैज्ञानिक अध्ययन तकनीकों को अपनाकर किया गया। राजनीति विज्ञान में क्या होता है कि परंपरागत या कल्पनात्मक या अनुभविक इन सारे सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में वो सारे चीजें अलग हो जाती है। और चौथा अंतर है राजनीति विज्ञान एक बहुत अधिक व्यापक विषय है और राजनीतिक सिद्धांत एक उसका मात्र अंग मात्र है। राजनीतिक सिद्धांत तो राजनीति विज्ञान का एक अंग है। अब एक अंतर आता है कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में क्या अंतर है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन, इतनी देर था राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत, अब राजनीतिक दर्शन में और राजनीतिक सिद्धांत में। पहला अंतर है अध्ययन के उद्देश्य या मूल आधार का अंतर है दोनों। क्या? राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं के समग्र रूप को इस प्रकार निर्धारित करना है ताकि ऐसी सद या आदर्श व्यवस्था के अनुकूल प्रस्तुत किया जा सके।
राजनीतिक दर्शन का मतलब तो है कि आदर्श राजनीतिक स्थितियां पैदा करना जो वास्तविक राजनीति की व्यवस्था से परे होती है। यानी वो सारी की सारी व्यवस्थाएं 100% संभव नहीं होती, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत व्यवहार परकता और यथार्थवादिता को लिए हुए, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत जो है व्यवहार पर और वास्तव में क्या घटित हो रहा है उनके लिए सिद्धांत बनाए जाते हैं, जिनके आधार पर आवश्यक परिवर्तन संभव और व्यवहार्य है, जिनके आधार पर समय के अनुसार उनमें उनमें यानी परिवर्तन भी किया जा सकता है। दूसरा अंतर है मूल्य परकता का अंतर, यानी राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत मूल्य परकता का क्या अंतर है। राजनीतिक दर्शन न केवल मूल्य प्रदान है वरन उसके लिए मूल्य सब कुछ है। राजनीतिक दर्शन में मूल्य सब कुछ है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत में जो अध्ययन है वो मूल्य मुक्त अध्ययन किया जाता है, मूल्य से मुक्त अध्ययन है। तीसरा अध्ययन की पद्धति में अंतर है। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की पद्धति में क्या अंतर है कि राजनीतिक दर्शन की अध्ययन पद्धति वो निगमनात्मक और दार्शनिक है। राजनीतिक दर्शन अपना अध्ययन कल्पना, तर्क, चिंतन और मनन के आधार पर करता है। राजनीतिक दर्शन क्या करता है? कल्पना पर, तर्क पर, चिंतन पर, मनन पर, यानी वो एक कल्पना पर बैठ करके और एक राज्य के निर्माण की, राज्य के कानून की व्यवस्था करते हैं, जबकि राजनीतिक सिद्धांत संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है और अनुभव पर टिका हुआ है। इसका पर्यवेक्षण, मापन, परीक्षण उसके प्रमुख साधन है। सर्वेक्षण प्रणाली, प्रश्नावली, साक्षात्कार, सोशियोमेट्री, जनमत मतदान, अंकशास्त्रीय प्रणाली, ये उसकी प्रमुख तकनीकें हैं किसकी? राजनीतिक सिद्धांत की। यानी उसका परीक्षण करना, मापन करना, सर्वे करना, प्रश्नावलियां करना, साक्षात्कार करना, सोशियोमेट्री है, जनमत का मतदान लेना, ये सब राजनीतिक सिद्धांत के तत्व हैं, जबकि राजनीति के दर्शन जो है उसमें कल्पना, तर्क, चिंतन और मनन होता है। राजनीतिक सिद्धांत में, राजनीति विज्ञान में सिद्धांत का क्या महत्व है, इसको स्पष्ट कीजिए। इसका 20 अंक का प्रश्न आ सकता है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का क्या महत्व है? सिद्धांत एक निर्माण की क्रिया है, एक कला की कृति है। सिद्धांत का राजनीति विज्ञान में उपयोग और महत्व इस प्रकार है। कैसे? पहला बात है कि राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने के लिए सिद्धांत का, राजनीति विज्ञान में सिद्धांत का महत्व है राजनीति को एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाने के लिए। राजनीति विज्ञान के विद्वानों का अरस्तु के समय से यह प्रयत्न रहा है कि राजनीतिक व्यवहार से संबंधित ज्ञान को विज्ञान का रूप किस प्रकार दिया जाए, और सिद्धांत के बल पर राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयत्न किया जा सकता है। सिद्धांत के बल और सिद्धांत द्वारा नए क्षेत्रों की खोज, नए सामान्यीकरण, उपागम और सिद्धांतों की उपलब्धि, ये सब राजनीति के को जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसके आधार पर या सिद्धांत के आधार पर ही किया जा सकता है। दूसरा है राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए। राजनीतिक सिद्धांत का जो उपयोग है राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए, राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा ही जो विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, और वास्तविक राजनीति का विश्लेषण करके और अगणित स्वरूपों का तुरंत ज्ञान हो जाता है। वास्तविक राजनीति है उसका ज्ञान करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत जो है आवश्यक है। तीसरा है महत्व है स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करना। राजनीति विज्ञान को स्वायत्त अनुशासन देना या स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए, राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत अपरिहार्य है, होना जरूरी है। सिद्धांत के अभाव में किसी अनुशासन का विकास या एवं स्वायत्त संभव नहीं है। चौथा इसका महत्व है सिद्धांत अवधारणात्मक विचारबंध का कार्य करता है। अवधारणा जो है, सिद्धांत अवधारणात्मक विचारबंध का कार्य करता है। कैसे? डेविड ईस्टन ने एक अवधारणात्मक विचारबंध के रूप में सिद्धांत का महत्व तय है, एक दिक सूचक की तरह दिशा निर्देश करता है। अवधारणीय सिद्धांत जो है जैसे एक दिक सूचक होता है, जैसे हमारे दिशा भ्रम हो जाता है तो दिशा भ्रम होने पर हम उस दिक सूचक यंत्र के माध्यम से जान सकते हैं कि उत्तर दिशा किधर है, पूर्व दिशा किधर है। उसी प्रकार सिद्धांत के माध्यम से भी हम राजनीति की दिशा प्राप्त कर सकते हैं। वह तथ्य संग्रह शोध को प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्य पूर्णता प्रदान करना भी राजनीतिक सिद्धांत का ही काम है। शासन प्रणाली एवं शासकों के कार्यों को औचित्य पूर्णता प्रदान करने में सिद्धांत एक उपकरण की भूमिका अदा करता है। और क्या अदा करता है? वे कभी राष्ट्रवाद के नाम पर तो कभी लोकतंत्र और समाजवाद के नाम पर अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। छठा इसका महत्व है राजनीतिक यथार्थ को समझने में सहायक है। राजनीतिक सिद्धांत से ही हम राजनीति का क्या यथार्थ है, वास्तविकता क्या है, उसको समझ सकते हैं। वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा राजनीतिक वास्तविकताओं को समझते हैं, और वे अपनी वैज्ञानिक विषय सामग्री से अनुशासन में संबद्धता
और संगति के तत्वों को विकसित करके उसे समृद्ध बनाते हैं। सातवां इसका महत्व क्या है? सातवां इसका महत्व है समस्याओं का निराकरण करने में भी सहायक है। राजनीतिक सिद्धांत जो है, अगर कोई समस्याएं आ जाती है तो उन समस्याओं का निराकरण भी करने में सहायक है। अर्नाल्ड ब्रेस्ट जो है, अर्नाल्ड ब्रेस्ट, उन्होंने लिखा है कि वैज्ञानिक सिद्धांत को मानवता के विजय संग्राम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अस्त्रों में से एक माना है सिद्धांत को, और वह एक साथ शांति, विकास, बाहुल्य की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम सिद्ध हो सकता है। इसके माध्यम से मनुष्य मानवेतर शक्तियों, युद्ध, संप्रभुतात्मक राष्ट्रवादिता, प्रजातिवाद आदि पर नियंत्रण कर सकता है। किसके माध्यम से? राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से। इसका महत्व है कि नागरिकों, प्रशासकों और राजनेताओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिज्ञों, नागरिकों, प्रशासकों, राजनेताओं और राजनयिकों आदि के लिए बहुत अधिक महत्व है। इसके द्वारा उन्हें यथार्थवादी राजनीति के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये राजनेताओं के लिए भी आवश्यक है। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 9वां है मानव समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत जो है मानव समाज की राजनीतिक, संवैधानिक और वैधानिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है। यह अनंत अनुभवों का संक्षिप्तीकरण करके नए तथ्यों को समझने में, आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान करने में तथा उनके समाधान ढूंढने में आवश्यक है। यानी अनंत अनुभवों का एक संक्षिप्तीकरण है, और उन तथ्यों को समझने में और उन तथ्यों के समझने में जो कोई समस्या आती है उनका पूर्वानुमान करने में, उनका समाधान करने में भी सहायक है राजनीतिक सिद्धांत। परिवर्तन एवं आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत है। राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तनों और आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत है। लेनिन ने इस बात पर विशेष बल दिया था कि क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांतिकारी आंदोलन संभव नहीं है। कितनी अच्छी बात कही है। ये इसका राजनीतिक सिद्धांत का राजनीति विज्ञान में महत्व था। अगर मान लो एक प्रश्न आ जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत में किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक सिद्धांत जो है इनमें कौन कौन से विषयों का अध्ययन किया जाता है, तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में देखिए, इसके अंदर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार, अंग प्रतिनिधित्व, राज्यों के कार्य, राजनीतिक दलों, दबाव समूह, जनमत और व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि राजनीतिक विचारधाराओं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधों का और संगठन का अध्ययन किया जाता है परंपरागत दृष्टिकोण में। एक है राजनीतिक सिद्धांत में आधुनिक दृष्टिकोण, और आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र बहुत व्यापक माना जाता है। इसके प्रमुख विषय हैं राजनीतिक, मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत, विचारवाद या विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान और सांख्यिकी सर्वेक्षण, इन सभी का अध्ययन है वो किया जाता है। अब देखिए, अर्नाल्ड ब्रेस्ट के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अर्नाल्ड ब्रेस्ट जो है, उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में एक तो समूह का, संतुलन का, शक्ति नियंत्रण और प्रभाव का, क्रिया का, विशिष्ट वर्ग या अभिजन का, निर्णय तथा विनिश्चय प्रक्रिया का, पूर्वभाषित प्रतिक्रिया का और कार्यों का, इन सभी का अध्ययन अर्नाल्ड ब्रेस्ट के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। ये था राजनीतिक सिद्धांत। थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन एक बार दो बार जब आप देख लेंगे तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो दूसरा भाग है वो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।